हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। इससे पहले आपने पढ़ा था कि प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होती है। प्रोसेस शेड्यूलिंग इज़ अ प्रोसेस, इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन ऑपरेटिंग सिस्टम एज मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर आर मेड सो दैट प्रोसेसेस कैन बी शेड्यूल्ड अकॉर्डिंगली। शेड्यूलिंग का मीनिंग क्या है कि सीपीयू को सभी प्रोसेस कब कब कैसे किस तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं उसकी एक टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी को बनाना, दैट इज़ शेड्यूलिंग। उसमें वेरियस टेक्निक्स होती हैं जिनके बेस पे सीपीयू शेड्यूलिंग को फॉलो करते हुए डिफरेंट टास्क को प्रोसेस करता है। Background: in computer science, scheduling is the method by which threads, processes, or data flow are given access to system resources like processor time, memory, etc. This is done to load balance a system effectively. अब आप ये समझिए कि अगर यूज़र ने 3-4 कमांड एक साथ दे दी सिस्टम को, तो उन 3-4 प्रोसेसेस को, कमांड्स को एक साथ कैसे प्रोसेस करना है, वन बाय वन प्रोसेस करना है या शॉर्टेस्ट जॉब को पहले प्रोसेस करना है, उसका हिसाब किताब रखना, उसको मेंटेन करना और पूरे सिस्टम पे लोड का बैलेंस करना। जितने भी आपकी इनपुट्स होती हैं वो आपकी लोड्स होती हैं, तो ये सीपीयू शेड्यूलिंग कहलाता है। द नीड ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अराइजेज फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ मॉडर्न सिस्टम टू परफॉर्म मल्टीटास्किंग। ये शेड्यूलिंग तब इम्प्लीमेंट होती है जब आपका सिस्टम मल्टीटास्किंग है, मल्टी प्रोग्रामिंग है, मल्टी प्रोसेसिंग है। अगर कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम हो कि एक यूज़र है, उसने एक टाइम में सिंगल इनपुट देनी है, तो उसे शेड्यूलिंग की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यहाँ आप डायग्राम देखिए, एक बेसिक सा वर्किंग दिखाई गया सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होती है। ये ऊपर लेफ्ट साइड में रेडी क्यू है, रेडी क्यू देख रहे हैं आप, यहाँ देखिए। कोई भी आप कमांड देते हो, कोई प्रोसेस इनिशिएट कराते हो, वो पहले रेडी क्यू में जाएगा, रेडी से फिर रनिंग में एलोकेट होके सीपीयू को इस साइड एलोकेट होगा। अब सीपीयू ने उसको प्रोसेस करना है। सीपीयू उसको इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को देखेगा, उसको क्यू में लगाएगा, यहाँ पर टाइम स्लाइस बांटेगा। कोई टाइम स्लाइस एक्सपायर तो नहीं हो गई। इट मीन्स अगर वो 4 प्रोसेस को एक ही साथ प्रोसेस कर रहा है, 2 मिली सेकेंड फर्स्ट वाले को, 2 मिली सेकेंड सेकेंड वाले को, 2 मिली सेकेंड थर्ड को, देन फोर्थ को, देन फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, थोड़ा थोड़ा अपना सीपीयू जब अपना टाइम प्रोसेसिंग टाइम एलोकेट करता है डिफरेंट प्रोसेसेस के बीच में, तो वो टाइम स्लाइस होती है कि उसमें कोई टाइम स्लाइस एक्सपायर तो नहीं होगी। ये नहीं कि अगर सीपीयू ने फर्स्ट पे काम कर रहा है तो उसको 2 मिली सेकेंड का टाइम देना था, उसने उसको 2 के बजाय 10 मिली सेकेंड दे दिया। इट मीन्स वो फर्स्ट से सेकेंड पे गया ही नहीं। तो टाइम स्लाइस एक्सपायरेशन भी देखना होता है। 4 का चाइल्ड का मीनिंग है, यहाँ चाइल्ड को थ्रेड मान सकते हैं। थ्रेड, डिफरेंट थ्रेड्स को आप जब मल्टी एक साथ प्रोसेस करते हैं तो उनको कौन कौन से रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, उनको वो एलोकेट कराना। अगर इंटरप्ट है तो इंटरप्ट को देखना, और इस हिसाब से वो दोबारा से उसको रेडी क्यू में लेके आएगा। अगर वो ऐसी प्रॉब्लम है, देन फिर रेडी क्यू से फिर किस में आएगा, सीपीयू के पास। तो सीपीयू इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट टास्क को एक साथ प्रोसेस करता रहता है। एजम्पशन क्या है शेड्यूलिंग के बारे में? शेड्यूलिंग कौन करता है? शेड्यूलर। शेड्यूलर क्या है? एक सिस्टम प्रोग्राम होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये शेड्यूलर दिखाई दे रहा है, ये है शेड्यूलर। इसने सारे प्रोसेस करने हैं, ठीक है। ये थ्रोपुट के बारे में भी सोचेगा, टर्न अराउंड टाइम के बारे में सोचेगा, मुझे ज़्यादा आउटपुट दूँ, मेरा टर्न अराउंड टाइम कम आए, मैं फेयर काम करूँ, मैं एफिशिएंट भी रह जाऊँ। प्रिडिक्टेबिलिटी कि मैंने जो आपको सोचा कि मेरा ये काम इतने टाइम में पूरा हो जाए, मुझे ये भी मैनेज करना है, मेरा वेटिंग टाइम कम रहे। तो एक ये सपोज ये बिल्कुल हमारी तरह ही काम करता है। जब जैसे हम एक साथ 3-4 काम को करने की कोशिश करते हैं तो माइंड में एक प्लान, एक लेआउट बनाते हैं, सेम ऐसा ही शेड्यूलर करता है। मैनी इम्प्लिसिट एजम्पशन फॉर सीपीयू शेड्यूलिंग आर 1 प्रोग्राम पर यूज़र। एक यूज़र का एक ही प्रोग्राम होना चाहिए, 1 थ्रेड पर प्रोग्राम, एक प्रोग्राम एक ही थ्रेड होना चाहिए, प्रोग्राम इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये कुछ वैसे अनरियलिस्टिक बातें हैं, ऐसा होता नहीं है। टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स। शेड्यूलर कितने तरह के होते हैं? लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिटरमाइंस विच प्रोग्राम आर एडमिटेड टू द सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ये देखेगा कि सिस्टम के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम अभी रेडी क्यू में, न्यू से रेडी में आए हैं, कौन कौन से प्रोग्राम अब एडमिटेड हुए हैं जिन्हें हम मुझे फर्दर प्रोसेस करना है। मीडियम टर्म शेड्यूलर, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द स्वैपिंग, इट रिमूव्स द प्रोसेसिव फ्रॉम द मेमोरी।
लॉन्ग टर्म शेड्यूलर देखेगा कौन कौन से प्रोसेस नए एडमिट हुए हैं, न्यू से रेडी में आ गए, रेडी से रनिंग में आएंगे जैसे ही, तो रनिंग से जब एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो उन्हें मेमोरी से डी एलोकेट करना किसका काम होता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर का। इट रिड्यूसेस द मल्टी प्रोग्राम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग द मीडियम टर्म शेड्यूलर इन चार्ज ऑफ हैंडलिंग स्वैप आउट प्रोसेस। जितने भी आपके मेमोरी से प्रोसेस स्वैप आउट कर जाते हैं, निकल जाते हैं बाहर प्रोसेस होके, उनका हिसाब किताब रखेगा। और वो लॉन्ग टर्म किसका हिसाब रखेगा, जो प्रोसेस नई एडमिट हो रही हैं। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या होता है, इट इज़ द चेंज ऑफ रेडी स्टेट टू रनिंग स्टेट। अब पहले इसका मतलब क्या है, फर्स्ट पहले आएगा आपके पास लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने देखा कि कितने कितने नए नए प्रोसेस एडमिट हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा शॉर्ट टर्म, न्यू से रेडी में लेके आएगा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ओके, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के बाद जब वो रनिंग से एग्जीक्यूट होंगे और मेमोरी स्वैप आउट होंगे तो उसका ध्यान कौन रखेगा, मीडियम टर्म शेड्यूलर। डिस्पैचर क्या होता है, व्हाट इज डिस्पैचर, ये आपको शॉर्ट टर्म्स पता होनी चाहिए इन सब चीज़ों की। द डिस्पैचर इज द मॉड्यूल दैट गिव्स कंट्रोल ऑफ द सीपीयू टू द प्रोसेस सेलेक्टेड बाय अ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। डिस्पैचर डिस्पैच करता है, जैसे ऑफिस में डिस्पैच क्लर्क होते हैं कि वो जितने भी ऑफिस से एक डाक बाहर जाएगा, लेटर बाहर जाएंगे, वो डिस्पैच क्लर्क उसकी एंट्री करके उसको बाहर सेंड करेगा। इट मीन्स जितने भी आपके न्यू से रेडी, रेडी से रनिंग में, रेडी से रनिंग का मतलब जाने का मतलब है रेडी क्यू में, रेडी में था, मेमोरी एलोकेट हो गई, अब सीपीयू को एलोकेट करना है। डिस्पैचर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर से की हेल्प से रेडी स्टेट से प्रोसेस को उठा के सीपीयू को असाइन करेगा, डिस्पैच करेगा, ताकि सीपीयू उसको प्रोसेस कर सके। This function involves the following: switch context, switching to the user mode, jumping from proper location in the user program to restart the program। मतलब उसके में प्रोग्राम का लोकेशन, डाटा का लोकेशन, मेमोरी लोकेशंस और सभी कुछ उन्हें इसका हिसाब किताब होता है, रखना होता है। टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के टाइप्स क्या क्या हैं। नंबर 1 इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, SJF, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, फिक्स प्रायोरिटी प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग एंड मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। अब हम सबसे पहले करेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग टेक्निक। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, सीधी सी बात है, जो प्रोसेस पहले आएगा उसे पहले प्रोसेस करेंगे, जो सेकंड नंबर पे आएगा उसको वेट करना होगा, जो थर्ड नंबर पे आएगा उसको दोनों के लिए वेट करना होगा, जो फोर्थ नंबर पे आएगा उसकी 3 के बाद बारी आएगी। इट्स लाइक एग्जाम्पल ऑफ क्यू, जैसे कि आप एक टिकट विंडो में क्यू में लगते हैं, process gets the CPU in the order they request it and run until they release it। CPU उन प्रोसेस को, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा वन बाय वन। रेडी प्रोसेस फ्रॉम फीफो क्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो फर्स्ट आया वो फर्स्ट आउट होगा, सेकंड उसके बाद होगा, और लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये लास्ट वाला लास्ट में रहेगा, उसे सबसे अपने पहले वालों को सबकी वेट करनी पड़ेगी। जैसे आपको ये आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये एक पहला प्रोसेस CPU प्रोसेसर के ऊपर आ गया, ये यहाँ पर देखिए पहला प्रोसेस 1, ये सारे जो स्माइलीज़ हैं ये 6 हैं, ये 6 प्रोसेस हैं। प्रोसेसर यहाँ पे अकेला है, इसने प्रोसेस करना है, तो प्रोसेसर के ऊपर ये 1 आ गया, ये फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट होगा, इतने टाइम में सेकंड वाले को वेट करना पड़ेगा, थर्ड को भी, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सभी को वेट करना पड़ेगा। जब फर्स्ट चला जाएगा, जब सेकंड यहाँ आ जाएगा तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स को वेट करना पड़ेगा। इस हिसाब से 1 बाय 1 ये प्रोसेस होते रहेंगे। ये एक टेबल है प्रोसेसेस, हमारे पास 3 प्रोसेस हैं, P1 P2 P3। इनका बस टाइम है, बस टाइम मतलब इनको प्रोसेस करने में कितना टाइम लगेगा, इनका साइज़ मान लीजिए 24 मिली सेकेंड, 3 मिली सेकेंड एंड 3 मिली सेकेंड। अब आप डायग्राम में देखिए, इसका बार डायग्राम में क्या दिया हुआ है। जब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, सबसे पहले किसकी बारी आएगी, सबसे पहले बारी आएगी P1 की। इसे कितना टाइम लगेगा, 24 मिलीसेकंड। इसे 24 मिलीसेकंड प्रोसेस होने में टाइम लगेगा, बट इसे वेट तो नहीं करना पड़ा, इसे कितना 0 सेकंड वेट करना पड़ा, ये तो सबसे पहले इसी की बारी थी। जब ये 24 मिलीसेकंड तक ये प्रोसेस हो रहा था यहाँ पर ये पूरा इस ब्लॉक में, तब P2 को वेट करना पड़ा, कितना 24 मिलीसेकंड। ये ऐसे आएगा, P1 का तो 0 होगा, 0, P2 को ये 24 मिलीसेकंड वेट करना पड़ेगा, P3 को ये 3 मिलीसेकंड वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना ऐसे। तो P2 को वेट करना पड़ा 3 सेकंड, 24 सेकंड, उस 24 सेकंड के बाद बारी आएगी P2 की यहाँ पर, ठीक है, और 3 सेकंड यहाँ लगेंगे उसको प्रोसेस होने में।
और इस दौरान P3 को कितना वेट करना पड़ा, 24 तो इसके हो गए और 3 P2 वाले हो गए, तो 27 सेकंड इसको वेट करना पड़ा। देखिए P2 P1 यहाँ इस टेबल में देखिए, P1 का 0, P2 को करना पड़ा 24 सेकंड वेट, P3 को करना पड़ा 3 सेकंड वेट। बाद में से P3 को 3 सेकंड लगे प्रोसेस, 3 मिली सेकंड लगे प्रोसेस होने में, वो हम काउंट नहीं करेंगे, हम यहाँ काउंट करेंगे एवरेज वेटिंग टाइम। तो 0 + 24 + 27, ठीक है। P1 को 0, 24 मिली सेकंड वेट करना पड़ा P2 को, और 27 मिली सेकंड वेट करना पड़ा प्रोसेस 3 को। तो 24 और 27 कितना होता है, 51 / 3, एवरेज वेटिंग टाइम निकलेगा आपका 17। तो इस टेक्निक के अंदर अगर हम एवरेज बात करें तो हर प्रोसेस को 17 मिली सेकेंड वेट करना पड़ रहा है अगर हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग टेक्निक को यूज़ करते हैं। ये इसका जैंट चार्ट है, ये बनाया गया। ये कह रहा है कि अगर हम पहले P2 को ले लें, पहले P3 को ले लें और P1 को बाद में ले लें, अगर हम बाद में ले लेते हैं P2 को, तो कितना वेटिंग टाइम मिलना। अब उसमें क्या है, P1 अगर सबसे लास्ट में हो गया, अगर हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस ना करें, अगर हम शॉर्टेस्ट जॉब टाइम फर्स्ट करें कि शॉर्ट वाला पहले करेंगे, तो P2 को पहले लो, P3 को सेकंड नंबर है, P1 को लास्ट में ले लो। P1 को लास्ट में लेने का मतलब क्या है, P1 को कोई P2 को कोई वेट नहीं करना पड़ा, P2 यहाँ पे 0। P3 को 3 सेकंड वेट करना पड़ा क्योंकि उसको 3 सेकंड लगे P2 को प्रोसेस होने में, 3 और 3 6, और P 6 सेकंड के बाद नंबर आएगा P1 का, ये यहाँ पर, ये पूरा, ये तो इसका 24 सेकंड तो उसको प्रोसेस होने में लग रहे हैं। P1 को वेट कितना करना पड़ा, 3 + 3, 6 सेकंड वेट करना पड़ा, दोनों प्रोसेस हो गए। बस हमारा 0 + 3 + 6, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका 9 / 3, तो यहाँ पर हमारा एवरेज वेटिंग टाइम निकलेगा 3। देखिए कितना डिफरेंस है यहाँ पे, 3 यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है आपका 17, तो लगभग 5 गुना, 5.25 गुना कम वेटिंग टाइम लगेगा। तो वही प्रोसेस, वही साइज़, बस हमने ऑर्डर को शफल कर दिया। SJF शेड्यूलिंग ये वही थी जो मैंने आपको बताया, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो CPU को वो जॉब असाइन पहले होंगी जो जिनका साइज़ छोटा होगा। इट मीन्स जो हैवी साइज प्रोसेस होते हैं उनको हम वेटिंग क्यू में डालेंगे। ओके, ये आपकी इसमें एवरेज टेबल दी हुई है, ABCD 4 प्रोसेस हैं, 5 2 4 1, और हिसाब से इनका वेटिंग टाइम निकालेंगे। 0 से 5, 5 से 7 2, 7 से 11 4, और 11 से 12 1। इनको आप ऐड करके देखिए, तो इनका एवरेज वेटिंग टाइम आ रहा है 8.75, 5.75। अगर हम ABCD के हिसाब से लें इस ऑर्डर में, इसको फॉलो करते हैं कि जो पहले आया चलो ठीक है, तो हमारा निकल के आ रहा है टाइम 8.75 एवरेज वेटिंग टाइम। अगर हम शॉर्टेस्ट जॉब के हिसाब से करें, DBCA, D फिर B 2 था, फिर C 4 है यहाँ पे इस टेबल में देखिए, यहाँ पर ब्लू टेबल में। तो आपको ये पता लग रहा है, अब छोटे साइज़ वाले प्रोसेस को जिससे कम टाइम लगना उससे पहले ले लो, DBCA यहाँ पे देखिए। अब इनको ऐसे कर दो प्रोसेस, इनका वेटिंग टाइम निकालो, तो आपका निकलेगा 5.75। तो देखिए यहाँ पे भी बहुत डिफरेंस है, 8.75, 5.3, यहाँ पर 3 मिली सेकेंड बच रहे हैं आपको। CPU की जब स्पीड की बात करते हैं तो उसके लिए मिली सेकेंड बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, तो यहाँ 3 मिली सेकेंड बहुत अच्छा टाइम है। एक शेड्यूलिंग टेक्निक ने अपना 3 मिली सेकेंड तो इसने आपको सेव किया आपके। ये SJF के कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इज़ राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इसका पिक्चोरल रिप्रेजेंटेशन देखिए। पिक्चोरल रिप्रेजेंटेशन में आपको ये होगा, एक CPU यहाँ पर एक टाइम स्लाइस बनाएगा। टाइम स्लाइस सपोज बना ली 3 मिली सेकेंड। पहले मैं प्रोसेसर 3 मिली सेकेंड इसको प्रोसेस करेगा, P1 को, प्रोसेस 1 को, फिर इसको छोड़ के P2 को ले आएगा यहाँ पे, आजा भाई, ये अभी इसकी बारी, 3 मिली सेकेंड इसको, फिर 3 मिली सेकेंड इसको, फिर 3 मिली सेकेंड इसको, एंड देन 3 मिली सेकेंड फिर इसको। ठीक है, अभी सारे कंप्लीट नहीं हुए, आधे अधूरे रखे हुए हैं। फिर फर्स्ट की बारी, फिर सेकंड की बारी, फिर थर्ड की बारी, फिर फोर्थ की बारी, फिर फिफ्थ की बारी, फिर फर्स्ट की बारी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। इस हिसाब से डिफरेंट प्रोसेसेस के बीच स्विचेस करेगा। दिस टेक्निक इज नोन एज राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये इसका एक रनिंग एक डायग्राम है, डाटा फ्लो डायग्राम। टेबल देखिए, P1, P0, P1, P2, P3, ये 4 प्रोसेस है हमारे पास। अराइवल टाइम 0 1 2 3। इनका एग्जीक्यूटिव टाइम देखिए, आप इसे आप मेनली इस ब्लॉक को देखिए। P0 को प्रोसेस करने में कितना सेकंड लगेगा, 5 सेकंड्स सपोज। P1 को 3 सेकंड्स, P2 को 8 सेकंड्स,
P3 को 6 सेकंड। अब ये क्या करेगा, पहले करेगा क्वांटम बना लिया इसने, क्वांटम बना लिया, इसको स्लाइस बोलते हैं, SLICE, स्लाइस। 3 सेकंड का बना दिया। 3 सेकंड का बनाने के बाद P0 को करेगा 3 सेकंड, फिर P1 को करेगा 3 सेकंड प्रोसेस, फिर P2 की बारी 3 सेकंड, फिर P3 की बारी 3 सेकंड, फिर P2 को। अब देखो यहाँ जब पहले, ये फर्स्ट पास था आपका, ये पहली बार में 3 कर लिया, -3, यहाँ कितना रह गया आपका 2 रह गया, इसमें से -3 किया, इसमें रह गया 1, यहाँ इसमें रह गया आपके 2 रह गए, 3 यूज़ कर लिया तो 2 रह गया, 2 काम रह गए इसमें से। 5 मिली सेकंड का काम था इसका, इसको 3 सेकंड दे दिया, अभी 2 सेकंड इसका काम रह गया। इसमें रह गया 1 मिली सेकंड, इसमें रह गए 5 मिली सेकंड बच गए, और इसमें रह गए 3 मिली सेकंड। ये दोबारा फिर आएगा इन पे, इनमें करेगा। अब अगर 3 सेकंड देने इसको, 3 का, इसको 2 में पूरा कंप्लीट हो गया, ये 1 में कंप्लीट हो गया, इसमें 3 काट दे, फिर काट दे, इसमें अभी बीच में 2 रह गए, और फिर ये अगली बार में कटेगा। तो पहले बार में बच गए थे, दूसरी बार में 1 2 3 4 प्रोसेस डिलीट हो गए, कंप्लीट हो गए। अब रह गया हमारे पास P2 प्रोसेस, उसके ये 2 मिली सेकंड बचे हुए हैं। तो फिर तीसरे चक्कर में, तीसरी बार फिर सीधा P2 पे ही आएगा, और P2 को प्रोसेस करके ये भी डिलीट कर देगा, मतलब इसे एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, ये आपके राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, इसका डायग्राम। नेक्स्ट इज फिक्स प्रायोरिटी प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। फिक्स प्रायोरिटी का मीनिंग है कि हम किसी स्पेशल किसी एक प्रोसेस को प्रायोरिटी ना देके सभी प्रोसेस को फिक्स प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं कि आपको किस तरह से प्रोसेस किया जाएगा। प्रोसेसेस विद हाईएस्ट प्रायोरिटी इज टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट एंड सो ऑन। प्रायोरिटी के हिसाब से हम इसको प्रोसेस करेंगे। प्रोसेसेस विद द सेम प्रायोरिटी आर एग्जीक्यूटेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। अच्छा, प्रायोरिटी देने के भी कई तरीके हैं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को प्रोसेस प्रायोरिटी देनी है, या उस प्रोसेस को पहले ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है जो रिसोर्स कम यूज़ करे, जो प्रिंटर भी यूज़ ना करे, जो मेमोरी भी कम यूज़ करे, जो इंटरनेट का कनेक्शन भी नहीं चाहिए जिस प्रोसेस को। दैट प्रायोरिटी कैन बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन मेमोरी रिक्वायरमेंट्स एंड अदर रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स। फिक्स प्रायोरिटी प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? द प्रिमिटिव शेड्यूलर हैज़ अ क्लॉक इंटरप्ट टास्क दैट कैन प्रोवाइड द शेड्यूलर विद ऑप्शन टू स्विच आफ्टर टास्क एंड हैड गिवन अ पीरियड द टाइम स्लाइस के हिसाब से शेड्यूलर उसे क्लॉक के वाइज इंटरप्ट करेगा, उसे प्रायोरिटी देगा। दिस शेड्यूलर मेक श्योर नो टास्क होग्स द प्रोसेसर फॉर एनी टाइम लॉन्गर देन द टाइम स्लाइस, कि कोई प्रोसेस आपका टाइम स्लाइस से बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैंने 3 सेकंड की टाइम स्लाइस बना दी तो मैं 3 वाला ही प्रोसेस करूँगा। अब मैंने 3 सेकंड काम करना है, अगर कोई प्रोसेस 5 सेकंड का है तो मैं उसे 3 सेकंड ही पूरा करूँगा, 5 सेकंड पूरा एक बार में पूरा नहीं करूँगा, मैं उसको 3 सेकंड पूरा करके बीच में छोड़ दूंगा, एंड देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट प्रोसेस, उसकी अगली बार में बारी आएगी। डिसएडवांटेज क्या है फिक्स प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की? ओवरहेड इज़ नॉट मिनिमम। जो ओवरहेड होता है, ओवरहेड मतलब जैसे आपको अगर एक साथ 4 काम दे दिए जाए तो आप बिजी हो जाओगे, आप पकड़ लो, हो बहुत सारा काम आ गया मेरे पास, मुझे बहुत सारा काम करना है इसे, मैं इतना काम कैसे करूं, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, एक ओवरहेड, एक लोड पड़ता है, वो इसमें ज़्यादा मिनिमम नहीं रहता। नॉर इट इज़ सिग्निफिकेंट प्रोसेसर इन लोअर प्रायोरिटी क्यूज आर सिलेक्टेड ओनली व्हेन द हायर प्रायोरिटीज क्यूज आर एम्प्टी। प्रोसेसेस जो लोअर प्रायोरिटी में हैं वो तब पूरे होंगे जब हायर प्रायोरिटी वाले कंप्लीट हो चुके होंगे या नहीं होंगे। अब एग्जांपल है, मैंने आपको 4 काम दिए एक साथ करने के लिए, और ये कह दिया जो आपने लिखने वाला काम है ना रजिस्टर में, ये सबसे पहले होना चाहिए। तो आप क्या करोगे कि सर ने कहा है कि पहले मुझे लिखने वाला काम करना है, पहले मैं पहले इसे कंप्लीट करूँगा, जो बाकी 3 काम है मैं उन्हें बाद में भी कर सकता हूँ, मुझे ये काम पहले करके देना है इन 4 काम में से। दैट इज़ अ हाई प्रायोरिटी टास्क, आप पहले उसे प्रोसेस करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, जो अदर प्रोसेस हैं वो आपके इस प्रोसेस के लिए वेट करना पड़ेगा उनको आपका। ठीक है, अगर मैं ऐसे कोई कंडीशन लगाता नहीं, आप कहोगे सर ये तो हैवी काम है, इसको मैं थोड़ा बाद में कर दूँ, ये छोटे काम 3 है, मैं ये करके आपको दे दिए, वो मैं रजिस्टर जो लिखना है वो मैं आपको थोड़ी देर सबसे लास्ट में लिख के दे देंगे। देखिए यहाँ फ़र्क है ना दोनों बातों में, तो यहाँ पे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर ही चेंज हो गया। फिक्स प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का ये डायग्राम है आपका, इसकी टेबल। नेक्स्ट मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। ये शेड्यूलिंग टेक्निक कहाँ यूज़ होती है? वेयर विच प्रोसेसेस आर इजीली डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, जहाँ पे आपके डिफरेंट प्रोसेस डिफरेंट ग्रुप्स में यानी बैच में डिवाइड हो सकते हैं। मल्टीपल क्यूज आर मेंटेन फॉर द प्रोसेसेस। अब बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारे प्रोसेस की बहुत सारे क्यू बना दी। अब जैसे आपने ये देखा होगा हाईवे के ऊपर टोल होता है, टोल जहाँ पे आप रुकते हैं, गाड़ियाँ रुकती हैं और अपनी टोल की स्लिप कटवाती हैं, फीस पे करते हो, फिर आप आगे जाते हो, ऑटोमेटिक गेट ओपन
उस टोल के ऊपर जाने के और आने के 4 लेन टोल है या 6 लेन टोल है, तो 4 रास्ते जाने के, 4 रास्ते आने के। हम जाने की बात करते हैं, 4 रोड है जाने के। गेट नंबर 1, गेट 1 2 3 4 काउंटर, 4 काउंटर लाइन बने होती हैं। कुछ ट्रक्स के लिए अलग लेन है, गाड़ियों के लिए अलग लेन है, छोटी गाड़ियों के लिए और दूसरे एम्बुलेंस वगैरह अलग लेन बना रखे हैं। वो उन्होंने ऐसा क्यों किया है कि दूर से ट्रैफिक तो इकट्ठा कॉमन रोड से आ रहा है, बट टोल से आने तक टोल एक प्रोसेसर है, टोल के पास आने तक ये सारी अपने आप अपने अपनी क्यू में डिवाइड हो जाएंगी कि गाड़ियाँ वहाँ से निकलेंगी तो वहीं से निकलेंगी। ट्रक ने अगर यहाँ से निकलना है, बसेज ने यहाँ निकलना है, तो बड़े व्हीकल ने इस 4 नंबर लेन से निकलना है, तो 4 नंबर लेन से रुक के टोल दे के जाएंगे। मिक्सअप नहीं होगा। सेम ऐसा ही किस में होता है, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में। प्रोसेस सारे साइमल्टेनियसली एक साथ प्रोसेस हो रहे हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट क्यूज में सेम टाइप की ग्रुपिंग में होता है। ये 4 लेन 4 थ्रेड्स हो गए, एक प्रोसेस के 4 पार्ट हो गए, या ये 4 प्रोसेस अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है। रेडी क्यू इज पार्टीशन इनटू सेपरेट क्यूज, फोरग्राउंड बैकग्राउंड में प्रोसेस चलते रहते हैं जो। ईच क्यू हैज़ इट्स ओन शेड्यूल, और हर क्यू का अपना अलग एल्गोरिथम होता है। अब जो हाईवे के ऊपर जो ये टोल है, टोल के ऊपर 4 लेन है, 4 लेन पे 4 काउंटर बने हुए हैं, 4 पोल लगे हुए हैं, बंद हो जाते हैं, रेड लाइट आ जाएगी। वो ट्रक वाला भी पर्ची कटवा के लोन टोल दे रहा है अपनी, और गाड़ी वाला भी, बाइक वाले भी अलग अलग से टोल दे रहे हैं। हर एक के रेट अलग अलग है। ट्रक वाला सपोज देर कर सकता है, कार वाला फटाफट टोल की पर्ची काट के फटाफट ट्रैफिक को निकाल रहा है। तो अलग अलग जो आपकी क्यूज़ होती हैं उनमें अलग अलग मेमोरी चाहिए होती है, प्रोसेसर उनको अलग अलग तरीके से उनको, और हर क्यू में शेड्यूलिंग एल्गोरिथम भी अलग अलग लग सकता है। ये नहीं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उनके प्रोसेस करता है। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग के एडवांटेजेस क्या है? एज ईच टाइप ऑफ प्रोसेस इज इन डिफरेंट क्यूज, इट इज़ ईजी टू एग्जीक्यूट मोर इंपॉर्टेंट प्रोसेस। अच्छा, डिफरेंट टाइप की लेन्स बनी हुई हैं आपकी, डिफरेंट आपकी पाइपलाइंस है प्रोसेस की। कोई किसी प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करना है तो आप उसे पहले एग्जीक्यूट कर सकते हो प्रायोरिटी देके। डिसएडवांटेज क्या है? नो प्रोसेस इन द बैच क्यू कुड रन अनलेस द क्यू फॉर सिस्टम प्रोसेसेस एंड इंटरेक्टिव प्रोसेसेस वर ऑल एम्प्टी। इफ़ एन इंटरेक्टिव प्रोसेस एंटर्स द रेडी क्यू, अगर कोई इंटरेक्टिव प्रोसेस रेडी क्यू में एंटर करता है और जबकि ऑलरेडी वहाँ बैच प्रोसेस चल रही है, तो बैच को वेट कराना पड़ सकता है। तो इससे क्या होगा, जो बैच प्रोसेस को स्टारवेशन का मीनिंग होता है भूख। भूख का मतलब उन्हें चाहिए थे रिसोर्सेज, प्रिंटर चाहिए थे और हार्ड डिस्क चाहिए थी। अब हमें चाहिए था, इतने कोई और नया इंटरेक्टिव प्रोसेस आ गया, सीपीयू ने हमें छोड़ के हमारे रिसोर्स हमसे लेके उसको दे दिए, मतलब हम तो प्रोसेस हो रहे थे और हमारा काम बीच में अटक गया। दैट इज़ स्टारवेशन। ओके। मल्टी लेवल की शेड्यूलिंग की देखिए डायग्राम देखिए, हाईएस्ट प्रायोरिटी ऊपर रहता है, लोएस्ट प्रायोरिटी नीचे है। तो प्रायोरिटी के हिसाब से इंटरेक्टिव प्रोसेस, सिस्टम प्रोसेस पहले चलेंगे, इंटरेक्टिव प्रोसेस पहले चलेंगे, इंटरेक्टिव एडिट प्रोसेस, बैच प्रोसेस नीचे, और यूज़र के प्रोसेस सबसे नीचे। ये इनकी प्रायोरिटी दी हुई है कि सबसे ऊपर कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा, फिर कौन सा। अगर ऊपर वाले 2 नहीं हैं, फिर जो तीसरे नंबर वाला इंटरेक्टिव एडिट प्रोसेस है वो सबसे हाई फाई माना जाएगा, उसको पहले प्रोसेस करेंगे। अगर ऊपर वाले तीनों नहीं हैं तो बैच प्रोसेस अकेले ही हैं, तो बैच को सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी मिल जाएगी और वो रनेबल प्रोसेस में आ जाएंगे, यानी रनिंग क्यू में आ जाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।